नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एनसीईआरटी का तारतम्य लगातार जारी है और इसी क्रम में 14वें अध्याय में हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा और इसके प्रवाह। दोस्तों, ये एनसीईआरटी के कक्षा 7 का पाठ्यक्रम है। आपने कक्षा 6 के अध्याय 12 में सुझाए गए खेल आपके हाथ कितना स्थिर है को खेलने का प्रयास किया होगा। यदि नहीं तो अब आप इसे करके देखिए। बुझो तथा पहेली ने भी कक्षा 6 में सुझाए अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परिपथ संयोजित किया और उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफ़ी मनोरंजन किया। उन्हें इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने यह निश्चय किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल को खेलने का सुझाव देंगे। अतः पहेली ने एक स्वच्छ चित्र बनाया और उसमें यह दर्शाया कि विविध विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाना चाहिए। देखिए, ये क्रम है, इसको किस तरीके से करना है। देखिए, इन्हें जो दो कील लिए हैं जिनको इस पर एक ब्लॉक पर लगाया हुआ है, यहाँ से एक सेल लिया जिस सेल पर उसके टॉप को एक जगह से कनेक्ट किया हुआ है और एक को इधर पे ब्लॉक को इस पिन के माध्यम से जोड़ा हुआ है और इस पिन को एक बल्ब के प्लस से नीचे वाले टॉप से जोड़ा है और सेकेंडरी क्या है उसको किससे लगाया हुआ है, इस चाबी में लगाया हुआ है और ये चाबी और इस हिस्से को एक कॉपर के वायर से जोड़ा हुआ है। तो ये पूरा एक परिपथ कंप्लीट करने में उनको क्या हुआ, चार्ज का प्लस और माइनस एक साथ जोड़ पाए जिससे ये जो बल्ब है वो जल पाया। तो ये एक क्रम था जो उन्होंने करके देखा आपका हाथ कितना स्थिर है के परीक्षण की व्यवस्था। अब यहाँ पर ये देखने कि आपका हाथ कितना स्थिर है इसका परीक्षण उन्होंने करके देखा जो अपन ने पुराने अध्यायों में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप यह परिपथ आसानी से खींच सकते हैं? इससे बूझो ने यह जानना चाहा कि क्या इन विद्युत अवयवों को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है। तो इसको बताने के लिए मैं आपको समझाता हूं विद्युत अवयवों के प्रतीकों के बारे में। कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सारणी 14.1 के कुछ विद्युत अवयवों और उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं, तथापि इस पुस्तक में हम यहाँ पर दर्शाए गए प्रतीकों का भी उपयोग करेंगे। इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए। विद्युत सेल के प्रतीकों पर ध्यान दीजिए और इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समानांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत सेल के प्रतीकों में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। जो अभी अपन ने लास्ट में बताया था ना, विद्युत सेल के क्या होता है, एक लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा जो है वो ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। अभी अपन चलेंगे ना तो इसको बताएंगे, धन टर्मिनल और ये ऋण टर्मिनल। तो इस तरीके से दो टर्मिनल बनाए जाते हैं। स्विच के लिए ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुरूप निरूपित की जाती है। परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। सारणी 14.1 में एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है? बैटरी के प्रतीकों को ध्यान से देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या होती है? कुछ क्रियाकलाप के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता होती है, अतः हमें चित्र 14.2 में दर्शाए अनुसार यहाँ अधिक दो सेलों का एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, एक सेल का धन टर्मिनल तथा एक दूसरे सेल का ऋण टर्मिनल संयोजित किया जाता है जो दो या दो से अधिक इस प्रकार संयोजक को बैटरी कहते हैं। दो या दो से अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल के बाद आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। इसके आइए विद्युत परिपथ के अवयवों के प्रतीक। देखिए, विद्युत परिपथ के अवयवों के प्रतीक अपन विद्युत अवयव, विद्युत सेल ये रहा। विद्युत सेल का प्रतीक क्या है? देखो, एक धन टर्मिनल एक ऋण टर्मिनल, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। विद्युत बल्ब को अपन किस तरीके से डिनोट करते हैं? इस तरीके से, मतलब एक ये इस तरीके से अंदर ये विद्युत परिपथ का बल्ब टर्मिनल है। ठीक है, इस तरीके से अपन चलते हैं। फिर से बता देते हैं। ये अरे रुक भाई, कहाँ जा रहे हैं? ये इधर से इस तरीके से और फिर इधर पे इसको ब्लॉक किया हुआ होता है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं। स्विच ऑन ऑफ की स्थिति जो अभी अपने पास है, ऑन ऑफ की स्थिति क्या है? इधर से एक और ये इधर से दो, ये दो ऑन ऑफ की स्थिति होती है। स्विच ऑफ स्थिति में है और स्विच ऑन स्थिति में। ऑफ स्थिति में ये यहाँ से हट जाएगा, है ना, और ये यहाँ पर नॉर्मल रहेगा। इसके बाद बैटरी मतलब दो बैटरियों को जोड़ना। देखिए क्रम, देखिए एक प्लस फिर माइनस
प्लस माइनस फिर माइनस फिर माइनस, इस क्रम में अपन क्या करते हैं, विद्युत की बैटरी जोड़ते हैं और जितनी बैटरियां जोड़ते जाएंगे, जितने सेल जोड़ते जाएंगे, वो बैटरी का नाम दिया जाएगा। संयोजी तार को एक पतली रेखा के द्वारा डिनोट करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है, तथापि इसमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव ही चित्र 14.2 में दर्शाए अनुसार एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता। कभी कभी सेलों को एक सेल्स के साथ दूसरे को सटाकर रखा जाता है, तब फिर सेलों के टर्मिनल को, ये देखो सटा के रखा है, सेलों के टर्मिनल को किस प्रकार संयोजित करते हैं। देखिए, किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए। प्रायः इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। बैटरी के खानों से सेलों को सही ढंग से रखने का उद्देश्य से आपको सहायता के लिए प्रायः इन पर प्लस तथा माइनस चिन्ह अंकित होते हैं। देखिए, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। अब बैटरी बनाने के लिए दो सेलों के साथ संयोजित करना। अपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित कर सकते हैं। आप चित्र 14.4 में दर्शाए अनुसार लकड़ी के एक गुटके, लोहे की दो पत्तियों तथा रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं, और यह आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े हों। देखो, पकड़ा है ना, इसे सेल होल्डर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक सेलों की बैटरियां बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। इनमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित हो, और चित्र 14.5 में दर्शाए अनुसार सेल होल्डर की धातु की दो क्लिपों के में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए तैयार है। देखिए, ये सेल होल्डर कहलाता है। यहाँ पर क्या होते हैं, सेल लगाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रतीक 14.1 में दर्शाया गया है। आइए हम 14.1 में दर्शाए प्रतीकों के उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचें। पहेली तथा बूझो ये जानना चाहते हैं, क्या ट्रैक्टर, ट्रकों तथा इन्वर्टर में उपयोग होने वाली बैटरी भी सेलों से बनी होती है? तब फिर उन्हें बैटरी क्यों कहते हैं? क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर पता करने के लिए इनकी सहायता कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। ट्रक की बैटरी तथा इसका काट चित्र देखिए, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हैं। बैटरी का काट चित्र जो है वो दिखाया हुआ है। आगे बढ़ते क्रियाकलाप 14.1 शुरू करते हैं। देखिए, चित्र 14.7 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। अपने कक्षा 6 में इस प्रकार के परिपथों का उपयोग एक बल्ब को दीप्त करने के लिए किया था। क्या आपको याद है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति होती है? जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है, वैसे ही बल्ब क्या हो जाता है, दीप्त हो जाता है। इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपनी नोटबुक में बनाइए। विविध विद्युत अवयवों के प्रतीकों का उपयोग करके इन विद्युत परिपथों का परिपथ आरेख खींचिए। क्या आपका आरेख चित्र 14.8 में दर्शाए गए आरेख जैसा ही है? देखिए, ये आरेख अपन बना रहे हैं, इसमें उसके जैसा ही है, तो भाई जैसा उसमें बताया गया वैसा ही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफी आसान होता है, इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथों को परिपथ आरेख से निरूपित करते हैं। चित्र 14.9 द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ आरेख दर्शाया गया है। क्या यह चित्र 14.8 में दर्शाए गए परिपथ जैसा ही है? इन दोनों परिपथों में क्या अंतर है? वहां देखो ऑन था स्विच और यहाँ पर ऑफ है, तो यहाँ पे क्या है, स्विच ऑफ है, मतलब बल्ब क्या है, बंद है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या चित्र 14.9 में दिखाए गए विद्युत परिपथों में बल्ब दीप्त होगा? क्या याद कीजिए, बल्ब केवल तभी दीप्त होगा जब स्विच ऑन की स्थिति में हो तथा परिपथ बंद हो, है ना। स्विच ऑन की स्थिति में हो तथा परिपथ क्या हो, पूरा कंप्लीटली बंद हो। स्विच बंद नहीं हो, है ना, परिपथ बंद हो। परिपथ बंद मतलब कंप्लीटली पूरा सर्किट कंप्लीट हो। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं, और यह तभी दीप्त होता है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है ना। क्या हो जाता है,
जी, फ्यूज हो जाता है। ध्यान दीजिए, कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी में धन टर्मिनल में बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है, और परिपथ को तब बंद कहा जाता है जब सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अभी क्या कहा था, जब परिपथ पूरा कंप्लीटली बंद हो तो क्या कहलाता है, परिपथ कंप्लीटली प्रवाहित होने के लिए तैयार है धारा। जब स्विच ऑफ की स्थिति होती है तो परिपथ क्या होता है जी, अधूरा होता है। तब इसे खुला परिपथ कहते हैं, और इस स्थिति में परिपथ के बिना किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, सुनिए चेतावनी। अब इस चेतावनी का ध्यान रखिएगा। विद्युत में से संयोजक दीप्त विद्युत बल्ब को कभी ना छुएं, है ना। विद्युत में से संयोजक विद्युत बल्ब को कभी ना छुएं, यह अत्यधिक तप्त हो सकता है तथा आपका हाथ भी क्या हो सकता है, जल सकता है। विद्युत मेंस यानी जो में विद्युत जनित्र अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति के लिए कभी भी छेड़छाड़ ना करें। आपको विद्युत आघात क्या हो सकता है, लग सकता है, जो घातक हो सकता है। या सुझाए गए सभी क्रियाकलापों के लिए केवल विद्युत सेलों का ही उपयोग कीजिए। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा, क्या तब भी बल्ब दीप्त होगा? आपने यह ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब गर्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आइए इसको जानते हैं। क्रियाकलाप 14.2। एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयोजक तार लीजिए। चित्र 14.9 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाइए, और यह क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके किया जाना चाहिए। स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए। क्या बल्ब दीप्त होता है? बल्ब को छूकर देखिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए और बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए। बल्ब को फिर छूकर देखिए। क्या आप कोई अंतर अनुभव करते हैं? स्विच को ऑफ की स्थिति में लाकर कुछ समय पश्चात फिर बल्ब को छूकर देखिए। क्रियाकलाप 14.3। चित्र 14.10 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर इसे 2 कीलों के बीच बांधिए। आपको नाइक्रोम का तार विद्युत साधित्रों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्त हो सकता है, ठीक है, अथवा आप किसी विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयवों का तार उपयोग में ला सकते हैं। इस तार का स्पर्श कीजिए। देखिए ऊपर एक परिपथ बना हुआ है ना, इस परिपथ को अभी क्या है, कंप्लीट नहीं है, या स्विच ऑफ है। आगे बढ़ते हैं। अब इस स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इसे अधिक समय तक पकड़े मत रखिए। परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनट के पश्चात तार को पुनः स्पर्श कीजिए। स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक ना रखें। ऐसा करने से सेल अतिशीघ्र दुर्बल हो सकता है। जब किसी तार में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रवाह कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग होता है? ऐसे साधित्रों की एक सूची बनाइए। आगे बढ़ते हैं। आपने कमरों को गर्म करने अथवा खाना पकाने के उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव कहते हैं। आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब इन साधित्रों को विद्युत मेंस में संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इसके अवयव रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। देखिए एक हीटर को जलते हैं तो तभी ऐसा दिखता है ना। तो ये क्या, खाना पकाने वाले ना कोई विद्युत तापक हीटर है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ की धातु जिससे ये बना है की लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथ को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार, संयोजक तार, सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत बल्ब के
यहाँ पे तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना प्रारंभ कर देते हैं। आगे जरा पढ़ते हैं, ऊपर कुछ छूट गया, इसके बारे में जाने। बूझो विद्युत स्त्री का अभाव नहीं देख अवयव नहीं देख पाया। पहेली ने उसे बताया कि निमज्जन तापक यानी इमर्शन हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीजर, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत संयंत्रों में अवयव का उपयोग अवयव के ऊपर आवरण होता है। क्या आपने किसी विद्युत साधित्र का अवयव देखा है? देखिए, ये जो प्रेस गर्म करने की कॉइल है, इसमें यूज़ की जाती है, जो क्या होती है, हीट होती है, और हीट होने से प्रेस क्या होता है, गर्म होता है, और इसका उपयोग अपन इस्त्री में करते हैं। ठीक है, कपड़ों की इस्त्री की जाती है तो उसको विशेषकर इसी तरीके से मटेरियल को गर्म करने का यूज़ किया जाता है। यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाएगा। परंतु क्या यह संभव है कि कोई तार पिघलकर टूट जाए? आइए इसका परीक्षण करें। क्रियाकलाप 14.4। जिस विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप 14.3 में किया था उसे फिर से बनाइए, परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग कीजिए। साथ ही नाइक्रोम तार के स्थान पर इस्पात, ऊन, स्टील वूल या तार पतली लड़ी बांधिए। इस्पात ऊन के जूने का उपयोग प्रायः रसोई घरों में बर्तनों को साफ करने में होता है तथा यह किराने की दुकानों पर उत्पन्न होता है। तो ये क्या है, इस्पात ऊन के जुने का उपयोग, मतलब जो रफ मटेरियल निकलता है उसका उपयोग अपन कहाँ करते हैं, रसोई में बर्तनों को साफ करने में करते हैं। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा हो तो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ समय के लिए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करिए। इस्पात ऊन के तार अथवा लकड़ी का ध्यान से परीक्षण कीजिए। नोट कीजिए क्या होता है, क्या इस्पात ऊन का तार या लकड़ी पिघलकर टूटती है? सॉरी। विद्युत बल्बों का उपयोग प्रकाश के लिए किया जाता है, परंतु बल्ब ऊष्मा भी देते हैं जो वांछनीय नहीं। इसमें विद्युत की क्षति होती है और इस क्षति को बल्ब के स्थान पर प्रदीप्त नलिकाओं का उपयोग करने में काम किया जा सकता है। संहत प्रतिदीप्त लैंप यानी CFLs, संहत प्रतिदीप्त लैंप CFLs भी विद्युत की क्षति में कमी करते हैं तथा इन्हें सामान्यतः बल्ब होल्डर में लगाया जा सकता है। तो CFL का पूरा नाम क्या है? संहत प्रतिदीप्त लैंप, संहत प्रतिदीप्त लैंप। ठीक है, तो इनका अपन क्या है, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट जो है अपने प्रतिदीप्त नालिका है उनको देखा होगा। इसमें क्या है, विद्युत क्षति को बल्ब के स्थान पर प्रतिदीप्त नलिकाओं का उपयोग करके कम किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? विद्युत की क्षति को बल्ब के स्थान पर प्रतिदीप्त नलिकाएं यानी कि फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट का उपयोग करके किया जाता है। और संयंत्र प्रतिदीप्त लैंप में भी विद्युत क्षति की कमी को क्या करते हैं, कमी करते हैं तथा इसे सामान्यतः बल्ब होल्डर में लगाया जा सकता है। तथापि बल्ब प्रतिदीप्त नलिकाओं अथवा CFLs के क्रय करने के पहले इन सभी पर भारतीय मानक ब्यूरो के ISI चिन्ह को देखना चाहिए। वास्तव में किसी भी विद्युत साधित्र का क्रय करने के पूर्व इसे चिन्ह को अवश्य देखना चाहिए। ISI चिन्ह यह सुनिश्चित करता है कि साधित्र के निर्माण में सुरक्षा संबंधी सभी शर्तों का ध्यान रखा गया है अतः इसके उपयोग में ऊर्जा की क्षति न्यूनतम होगी। कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों में से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं और इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जाने सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है। विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे उसमें से सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सके। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अतितप्त हो सकते हैं और इससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उच्च फ्यूज लगा हो तो यह पिघल जाएगा जिससे परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। सावधान, कभी भी मुख्य परिपथ के से संयोजक विद्युत फ्यूज की स्वयं जांच पड़ताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तथापि आप विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूजों के नए फ्यूज से तुलना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों के परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है। ऐसा टूट फूट अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटने के कारण हो सकता है।
इससे लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने के कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों के संयोजन करना हो सकता है। इससे परिपथ में अतिभारण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों में अतिभारण या लघु पतन के कारण लगने वाली आगों के बारे में पढ़ा होगा। कई बार सुना है आपने कि जो मतलब कहीं आग लग जाती है तो उसका मुख्य कारण क्या, वो ढूंढने लगते हैं। सबसे पहले देखते हैं परिपथ में कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ, और जब कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो जी उस कंडीशन में आग लग जाती है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के फ्यूज उपयोग किए जाते हैं। चित्र 14.14 में हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज दर्शाए गए हैं। चित्र 14.15 में दर्शाए गए फ्यूजों का व्यापक उपयोग विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। हमने विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का प्रेक्षण किया है और इससे अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करें के बारे में सीखा। क्या विद्युत धाराओं के अन्य प्रभाव भी हैं? देखिए अपन ने यहाँ पे क्या देखे, विद्युत फ्यूज तथा फ्यूज होल्डर। ये फ्यूज होल्डर हैं, इनका उपयोग क्या होता है, किसी भी बड़े से मतलब महंगे उपकरण जो अपने लगे होते हैं उन सभी को बचाने का एक मात्र रास्ता है, क्योंकि जब इसमें परिपथ में तेजी से विद्युत आती है तब उस समय पर ये क्या हो जाते हैं, पिघल कर टूट जाते हैं और आगे जो है परिपथ पूरा नहीं हो पाता है। और परिपथ पूरा नहीं होने की स्थिति में हमारे जो उपकरण हैं वो क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं खराब होने से, या फिर उनमें आग लगने से, या फिर शॉर्ट सर्किट होता है उससे भी अपन बच जाते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्रियाकलाप 14.5 उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए। इसमें चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई, देखिए एक चीज मैं पढ़ देता हूँ फिर आगे उससे पढ़ता हूँ। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों यानी कि एमसीबीज का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर दें अतः परिपथ पुनः पूरा हो जाएगा और डिब्बे में पर भी आईएसआई चिन्ह अवश्य देखेगा। एक सावधानी, सदैव आईएसआई चिन्ह वाले उचित फ्यूजों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदाचित नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब इस तार को स्वतंत्र सिरों को चित्र 14.17 में दर्शाए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेलों के संयोजन कीजिए। देखिए अपन ने एक माचिस की तीली ली, उसके अंदर क्या एक छोटी सी क्या डाल दी, वो मैग्नेट वाली सुई डाल दी है ना, जिसका अपन दिशा देखने में करते थे। और फिर ये जो तार है इनका एक परिपथ पूरा किया, इसको अपन ने किससे जोड़ दिया, एक विद्युत सेल से जोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ, फिर जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक क्षण चुंबक लाइए। देखिए क्या होता है। अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए। आप क्या देखते हैं, क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? स्विच को वापस ऑफ की स्थिति में ले जाइए। क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी आरंभिक स्थिति में आती है? इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। यह प्रयोग क्या संकेत देता है? ये हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होता है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। और हमने यह भी देखा है कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इन दोनों प्रेक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? इस प्रकार के प्रेक्षणों में हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। चित्र 14.18 वे एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित, यह वो कौन, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, प्रवाहित होती है तो इसके पास रखी हुई चुंबकीय सुइयों में विक्षेपण होता है। अतः जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इस धारा को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबक के निर्माण में किया जाता है। क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता? आइए इसे करके देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाते हैं। क्रियाकलाप 14.6 लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबी विद्युत रोही यानी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ अथवा इनेमल लेपित लचीला तार लीजिए और इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए। तार के स्वतंत्र हिस्सों को किसी स्विच से होते हुए 14.19 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत सेल से संयोजित कीजिए।
कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाइए। अब स्विच ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है। क्या पिन कील की नोक से चिपकते हैं? स्विच ऑफ कीजिए। क्या पिन अब भी कील के सिरों से चिपके हुए हैं? तो देखिए अपन ने क्या किया, ये एक पूरा धारा को प्रवाहित किया और यहाँ पर अपन ने कील लगा कर देखे तो क्या हुआ उसको अपन समझते हैं। ये याद रखिए कि इस क्रियाकलाप में एक बार से कुछ सेकंड से अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी है। यदि परिपथ को संयोजित छोड़ दें तो सेल शीघ्र ही दुर्बल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति का व्यवहार करती है और जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यता नष्ट हो जाता है और इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यधिक भारी बोझ उठा सकते हैं। क्या आपको कक्षा 6 से अध्याय 13 में दिखाए क्रेन के चित्र की याद है? इस प्रकार के क्रेनों के एक सिरे पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ के चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। आइए जानते हैं विद्युत घंटी के बारे में। विद्युत घंटी, हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित हैं और इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए देखें कि विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। चित्र 14.20 एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे का तार की कुंडली लिपटी हुई है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पतली पत्ती लगी होती है जिसमें एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती पर पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती, ये देखिए डायग्राम में अपन को समझ में आता है। ये इससे को क्या कर दिया है उसने, ये एक घंटी लगी हुई है, ये उसका जिसपे वो ठोकर मारता है, स्ट्राइक करता है। ये यहाँ पर क्या है, इसका परिपथ किया हुआ है और इस परिपथ को लगाया हुआ है। तो जब यहाँ पर क्या होता है, विद्युत चुंबकत्व जनरेट होता है तब यहाँ पर वो क्या है, ऑटोमेटिकली अब आगे पीछे की ओर होने लगता है। तो उसको वो खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे पर जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो वह परिपथ को भी तोड़ सकता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है? तो अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर पूरा हो जाता है और कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा थोड़ा पुनः घंटी में टकराता है और यह क्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बज उठती है। मुख्य शब्द जानिए। बैटरी, विद्युत अवयव, विद्युत परिपथ, लघु पतन, विद्युत घंटी, विद्युत चुंबक, विद्युत फ्यूज, सेल होल्डर, विद्युत सांधित्र, विद्युत का तापीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव और कुंडलियां। आपने क्या सीखा इस चैप्टर में, आइए जानते हैं। विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों के द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है और इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को एक परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जब किसी तार को तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार तप्त हो जाता है और वह विद्युत धारा का तापीय प्रवाह कहलाता है और इस प्रवाह के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है, हैवी मतलब एनर्जी मतलब निकलती है, तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं और इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज निर्माण में किया जाता है जो विद्युत परिपथ को क्षति तथा आग से बचाते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह कहते हैं ना। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चुंबक की तरह काम करने लगता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रवाह। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लपेटे विद्युत धारा प्रवाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं जिनकी अभी हमें आवश्यकता नहीं है, इसमें आप किताब को खरीद कर सीख सकते हैं।
पहेली तथा बूझो ने कुछ दिन पहले एक जादू का खेल देखा था। जादूगर ने स्टैंड पर लोहे पर एक बॉक्स रखा। फिर उसने बूझो को बुलाकर उससे बॉक्स को उठाने के लिए कहा। बूझो ने बॉक्स को आसानी से उठा लिया। अब उस जादूगर ने कुछ बुदबुदाते हुए बॉक्स पर छड़ी घुमाकर अपना करतब दिखाना शुरू किया। उसने पुनः बूझो से बॉक्स को उठाने के लिए कहा और इस बार तो बूझो उससे हिला भी नहीं सका। जादूगर ने फिर से बुदबुदाया और बूझो से बॉक्स को आसानी से उठा लिया। बूझो और पहेली सहित सभी दर्शकों को इस प्रदर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे और ये समझ रहे थे कि जादूगर के पास कोई अलौकिक शक्ति है। परंतु इस अध्याय को करने के पश्चात पहेली यह सोच रही है कि क्या वास्तव में इस युक्ति में कोई जादू था अथवा इसमें कोई विज्ञान शामिल था। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हो कि इस विज्ञान से संबंधित कौन सी युक्ति सम्मिलित हो सकती है? आइए एक और चीज जानते हैं। वास्तविक अधिगम व क्रियाकलाप, इन क्रियाकलापों को आप कर सकते हैं, इनको देखकर आप बना सकते हैं। कोई चीज़ें हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, देखिए थॉमस अल्वा एडिसन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का विकास इन्हीं ने किया और ये बहुत मतलब इनकी खोज जो थी वो मतलब विश्व स्तर की बहुत बड़ी खोजें थी। आज हम जिस तरीके से एक दूसरे को देख पा रहे हैं किसी प्रकाश की मदद से, तो वह जो विद्युत का प्रकाश है वो इन्हीं के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय प्राय थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। यद्यपि इनसे पूर्व भी अन्य वैज्ञानिक इस पर कार्य कर चुके हैं। एडिसन विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेषित सहित लगभग 1300 आविष्कार किए। उन्हीं के आविष्कारों के बाद में टेलीफोन के आविष्कार को सुगम बनाया। तो ये एक महान वैज्ञानिक के बारे में जानकारी आपने ली। इनको आप देख सकते हैं, सामने इनकी फोटो भी लगी हुई है और इनका जो जन्म था और इनका जो समय था वो था 1847 से लेके 1931। तो थॉमस अल्वा एडिसन हम सभी लोगों को क्या देकर गए, इस बात पे चर्चा करिए अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और एक बहुत ही अच्छी युक्ति जो विद्युत बल्ब के नाम से हमें जानकारी प्राप्त हुई, इनमें दिए गए जो इस चैप्टर के जो क्रियाकलाप थे उनको करने की कोशिश करिए, पर सुरक्षित रहिए और सुरक्षित होकर करिए, क्योंकि ये विद्युत का कार्य आसान नहीं है और इसे समझकर करना जरूरी है। तो अपने टीचर्स के साथ या फिर अपने घर के बड़े लोगों के साथ ही मिलकर इस सारे कामों को करिएगा, क्योंकि विद्युत किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को नहीं, एक छोटे मोटे काम को नहीं, वरन एक बहुत बड़े लेवल पर काम करती है और हम अभी उस लेवल के लायक नहीं हैं। इसलिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, विद्युत सेल। तो आप विद्युत सेल से इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ज़रूरत या किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये NCERT का तारतम्य लगातार जारी रहेगा जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।